हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात को शुरू कर रहे हैं स्टडी कनेक्शन के साथ। चाहे आप प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हो या फिर आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हो या फिर आप एमपीएससी यूपीएससी जैसी बैंकिंग जैसी बड़ी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्टडी को कनेक्ट करें। कनेक्ट किसके साथ करें? आप अपनी स्टडी को कनेक्ट करें आपके एनवायरनमेंट के साथ। इस एनवायरनमेंट में आता है आपका घर, आपका स्कूल कॉलेज, आपका गांव, आपका राज्य, आपका देश और पूरी दुनिया। इन सभी बातों को आप अपनी स्टडी से जोड़े रखें और आप जो भी पढ़ रहे हो तो इस पढ़ते वक्त इन सभी बातों का ख्याल रखें, ध्यान में रखें इन बातों को, और इसको स्टडी के साथ जितना ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे उतनी आसानी से आप सीख पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप जिस धर्म को बिलोंग करते हो या फिर अगर आप कुछ किताबें पढ़ते हो तो इसमें आने वाली कहानियां भी आपके स्टडी कनेक्शन का हिस्सा होनी चाहिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध की बात को लेकर। यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले रशिया यूक्रेन को बार बार ताकीद दे रहा था कि आज नहीं तो कल हम आप पर हमला बोल देंगे जरूर, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो। लेकिन यूक्रेन किसी भूल में रह गया। यूक्रेन को लगा कि रशिया ऐसा कदम नहीं उठा सकता क्योंकि बहुत बड़ी जो सुपर पावर से है वो हमारे साथ है। उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आपका साथ देंगे, और इसी भूल में रह जाने की वजह से, इसी बहकावे में रह जाने की वजह से यूक्रेन बुरी तरीके से आज अपने देश को झुलसते हुए देख रहा है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। ये और बात है कि रशिया अब तक युद्ध नहीं जीता है, अब तक उसने यूक्रेन पर पूरी तरीके से जीत हासिल नहीं की है, लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यूक्रेन के हालात खराब है, यूक्रेन तहस नहस हो चुका है, नेस्त नाबूद हो चुका है। एक राष्ट्र के तौर पर यूक्रेन पूरी तरीके से पस्त हो चुका है। वो लड़ रहा है, ये और बात है। अब यूक्रेन की हालत होने की वजह क्या है कि यूक्रेन ने खुद को युद्ध के लिए तैयार नहीं रखा और वो किसी भरोसे पर रह गया। 1939 से लेकर 1944 तक हमने दूसरे महायुद्ध को देखा है। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरे महायुद्ध में एग्जैक्टली हुआ क्या था। इस दूसरे महायुद्ध में अमेरिका युद्ध से बाहर थी, लेकिन जैसे ही पर्ल हार्बर पर हमला हुआ अमेरिका युद्ध में उतर गई, और युद्ध में उतरते ही अमेरिका ने आज तक का युद्ध का सबसे बड़ा कदम उठा लिया और हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला बोल दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए, उसी वक्त 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और ये दोनों शहर हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, नेस्त नाबूद हो गए। जैसे वर्ल्ड के मैप पर से ये शहर कहीं गायब हो गए हैं। पूरी दुनिया दहल उठी, परेशान हो उठी। न्यूक्लियर पावर को पूरी दुनिया ने समझ लिया और फिर दुनिया भर की जो बड़ी ताकतें थी, बड़े देश थे, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने सीटीबीटी पर सोच विचार करना शुरू कर दिया। न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर सोचने से वो यहाँ तक आ गए कि इसके बाद अब कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, और अगर कोई ऐसा देश करता है तो इन पर बुरे निर्बंध लगाए दिए जाए। इसी दौरान 1944 के फौरन बाद हमारे देश में एक बहुत ही खास बात हो रही थी, बहुत ही अच्छी बात हो रही थी। एक सपने की तरह हमारा देश निकल कर आ रहा था और 1947 15 अगस्त को हमारा ये सपना सच हो गया। हम स्वतंत्र हो गए। हमारा स्वतंत्र होना दुनिया भर में इसका स्वागत नहीं किया गया।
इसलिए स्वागत नहीं किया गया क्योंकि दुनिया भर की जो बड़ी ताकतें थी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी और जो हम पर राज करने वाले ब्रिटिश थे, वो ये मानते थे कि हम राज करने के काबिल नहीं, हम सिस्टम को चलाने के काबिल नहीं, हम रूल्स और रेगुलेशंस को बनाकर उनके तहत चलने के काबिल नहीं, हम गॉश योकल लोकल है, हम गवार है। कुछ इस तरह की बातें हमारे बारे में यूरोपियन लोगों ने हम अपने दिमाग में ठूस कर रखी थी। हमें इस बात का पूरा अंदेशा था और इसीलिए बहुत मेहनत कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1950 में हमें भारत का संविधान दे दिया। भारत के संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट बात का जिक्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया और वो ये था कि अब हम सिर्फ स्वतंत्र नहीं हैं बल्कि सॉवरीन भी हैं। सॉवरीन का मानी होता है कि अब हम पर कोई दूसरी ताकत, दूसरा देश हमला नहीं बोल सकता। हम पूरी तरीके से एक देश के तौर पर इंडिविजुअल है और अगर कोई ऐसा देश हम पर ऐसा करता है, हमला बोलता है, तो हम हमारे देश का रक्षण करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। इस बात को 1950 में भारत के संविधान में बाबा साहब ने दे दिया और एक सिस्टमैटिक कंट्री के तौर पर हम उभर कर आ गए। ये बहुत बड़ा चमत्कार था क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, सबसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन देने का काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और इसके जो फादर थे, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें माना जाता है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बात को अंजाम दे दिया था। हम बड़ी शांति से और सुकून से इसके बाद जी रहे थे। हम जीना चाहते थे क्योंकि हमारा मूल ही शांति और अहिंसा का रहा है हजारों सालों से। लेकिन इस शांति को नजर लगा दी। कोई ऐसा देश था जो हमारे देश पर गिद्ध की नजर लगाए बैठा था। उस देश का नाम था चाइना और इस देश को हमारी स्वतंत्रता, हमारी सार्वभौमत्वता बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। और वो देश भाईचारे के नाम से, वो देश दोस्ती के नाम से हमारे इर्द गिर्द साजिश रच रहा था और इस साजिश को हम नहीं समझ पाए और इस देश ने 1962 में हमारे साथ धोखाधड़ी की और हम पर हमला हुआ और एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक हार का हमें सामना करना पड़ा। हमारी अच्छाई का बुरा सुलूक हमें मिला। लेकिन 1962 के हार के बाद हमारे देश के सारे पॉलिटिशियंस जाग गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स जाग गए, साइंटिस्ट को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया और हमने बखूबी काम किया 1974 तक। और 1974 में एग्जैक्टली 1947 के उलट है ये तारीख। 1974 में हमने पोखरण 1 का टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट को हमने अंजाम दे दिया। अब तो पूरी दुनिया पूरी तरीके से हिल गई थी, इसलिए कि जो देश को अभी स्वतंत्र हुए 20, 25, 30 साल भी नहीं हुआ है, वो देश न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना सकता है, न्यूक्लियर टेस्ट कैसे कर सकता है। इस देश से दुनिया हिल गई और हमारे ऊपर बहुत सारे निर्बंध लगा दिए गए। लेकिन मैं आपको आज ये नहीं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, ये आज हमारी स्टडी का मुद्दा है कि कैसे हम हमारी स्टडी को कनेक्ट कर सकते हैं। कि जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तब साइंटिस्ट ने प्राइम मिनिस्टर जी को फोन करके बताया, एक कोड लैंग्वेज में बताया, एक कोड वर्ड में बताया, एंड बुद्धा स्माइल्ड। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी समझ गए कि हमने जिस बात के लिए इतने सालों से मेहनत की है, 1974 तक मेहनत की है न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, वो सफल हो गई है, कामयाब हो गई है। अब हम दुनिया को बता सकते थे कि हम अमन और शांति शुरू से ही चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे देश की तरफ अब कोई बुरी नज़र से देखता है, हमारे देश को कोई गुलाम बनाना चाहता है, हमसे कोई धोखाधड़ी करना चाहता है, हम पर कोई हमला करना चाहता है, तो हम तैयार हैं। इस तैयारी को जताने के लिए, बताने के लिए भी हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। और सिर्फ 1974 नहीं बल्कि 1998 में
हमने फिर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब हमने फिर एक बार न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया, जिसे पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। अब फिर एक बार इसमें एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1974 में कहा गया एंड बुद्धा स्माइल्ड, एक ऐसा कोड वर्ड, दैट कोड वर्ड इज टू मेक अ सीक्रेट, दुनिया को इस बात का पता न चले, इसके लिए हमने इस कोड वर्ड को बनाया। और जैसे ही हमने इस कोड वर्ड के जरिए हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचा दी कि हमारी जो मुहिम है, जो मिशन है, वो कामयाब हो गया है। 1998 में फिर एक बार हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया और फिर हमने इसी कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन था, एंड बुद्धा स्माइल्ड अगेन। पहला था एंड बुद्धा स्माइल्ड और दूसरा था एंड बुद्धा स्माइल्ड अगेन, बुद्ध फिर से हंस पड़े। ये बड़ी अजीब बात है कि बुद्ध जो शांति के प्रचार के लिए जिंदगी भर घूमता रहा, बात करते रहे वो, और 2500 साल के बाद भी हम कहते हैं कि बुद्ध का देश क्यों है, क्योंकि शांति और अहिंसा का देश है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब हम जा रहे हैं हमारी स्टडी को कनेक्ट करने के लिए। इस स्टडी को कनेक्ट करते वक्त हमें देखना पड़ेगा कि कैसे 2500 साल पहले मगध का एक राजा था जिसका नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु आसपास के सारे इलाके पर, सारे राज्यों पर अपनी हुकूमत जमाना चाहता था। और इसी के चलते तहत अजातशत्रु की नज़र पड़ गई वैशाली नगरी पर, जिस वक्त वैशाली में बुद्ध का भी वास था। और बुद्ध वैशाली नगरी के लोगों को बार बार बता रहे थे कि शांति और अहिंसा ज़रूरी है, लेकिन आपने बार बार एक साथ रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए और अपने देश को, अपने राज्य को मजबूत बनाए रखना चाहिए। लेकिन वैशाली नगरी के लोग इस बात की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाए। अजातशत्रु डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज दे रहा था कि आज नहीं तो कल हम आप पर हमला बोल देंगे, जैसे रशिया यूक्रेन को दे रहा था, जैसे चाइना इंडिया को दे रहा था। इसी तरीके से मगध का जो राजा था वो वैशाली नगरी के राजा को इस बात का मैसेज दे रहा था कि आज नहीं तो कल हम आप पर हमला बोल देंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि वो एक साजिश रच रहा था, अपने लोगों को वहाँ भेज रहा था। लेकिन वैशाली नगरी के सारे लोग, राजा, राज दरबार के सारे लोग, प्रजा किसी भूल में रह गई और एक दिन अजातशत्रु ने वैशाली नगरी पर हमला बोल दिया। युद्ध 16 साल तक चला, लेकिन वैशाली नगरी का पड़ाव हो गया। वैशाली नगरी को हारना पड़ा। और ये हारने के बाद ये बात जब बुद्ध तक पहुंची तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के चेहरे पर पहली बार नाराजगी आ गई। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के माथे पर बल पड़ गए, शिकन आ गई, नाराजगी की वजह से उनके माथे पर शिकन आ गई। इस बात को 1974 में पोखरण 1 को अंजाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो बखूबी जानते थे, क्योंकि हम सिर्फ अध्यात्म की तरफ नहीं देखते, बल्कि अध्यात्म और ज्ञान का, विज्ञान का बहुत ही सुंदर सा संगम हमारे देश में हमेशा रहा है। इस बात को हम नकार नहीं सकते, वरना नालंदा और तक्षशिला हमारे देश में कभी नहीं होते। अब बुद्ध के माथे की शिकन को दूर करने के लिए हमने 1962 के बाद 1974 तक का सफर तय किया पोखरण 1 के जरिए, और 1974 से लेके 1998 तक का सफर हमने तय किया पोखरण 2 के स्वरूप में। और हमने दुनिया को बता दिया कि हम तैयार हैं, अब हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता, हरा नहीं सकता। और इस बात को इस तरीके से कल्पना में लाया गया कि जैसे बुद्ध हंस पड़े। हंस इसलिए पड़े कि अब जाकर तुमने मेरी बात मान ली। तो अब जब बात मान ली है तो हम एक मजबूत राष्ट्र बन सकते हैं। और इसके चलते तहत ही जब ये वीडियो बन रहा है दोस्तों, इसी वक्त हमने INS विक्रांत का भी समर्पण इस देश के लोगों को कर दिया है और एक मजबूती की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। और इस बात का भी ख्याल स्टडी कनेक्शन के जरिए रखा जाना चाहिए कि फिर एक बार इतिहास को निकाल कर लाना पड़ा और INS विक्रांत को जो फ्लैग दिया गया है, इस फ्लैग पर लगाई गई जो मुद्रा है वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज शिव मुद्रा के रूप में रखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं
कि शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के राजा नहीं थे। जब जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तब तब शिवाजी महाराज का नाम लिए बिना ये इतिहास आगे नहीं बढ़ सकता। इस स्टडी कनेक्शन को जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतनी आसानी से आप इन सारी बातों को समझ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो एग्जैक्टली यूक्रेन की क्या गलती थी। 1939 टू 1944 का जो दूसरा महायुद्ध हुआ इसमें एग्जैक्टली अमेरिका का क्या रोल था। 1945 में 6 और 9 अगस्त को 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब्स ड्रॉप कर दिए तो अमेरिका की क्या भूमिका थी। CTBT करार क्यों हुआ। 1947 में हम कैसे आज़ाद हुए, हमारे आज़ादी पर किस तरीके की रिएक्शंस आई। 1950 में कैसे हमने हमारा संविधान का स्वीकार कर लिया। 1962 में कैसे चाइना ने हम पर हमला बोल दिया। 1974 में हमने कैसे पोखरण 1 कर लिया। 1998 में हमने कैसे पोखरण 2 कर लिया। बहुत सारी बातें बड़ी आसानी से एक कहानी को अगर हम याद करते हैं तो इस कहानी को याद करके और इन सारी घटनाओं के साथ, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल घटनाओं के साथ अगर जोड़ते हैं तो बड़ी आसानी से हम हमारी पढ़ाई को याद कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू वेरी मच।